हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है कॉन्फिडेंट लर्निंग के और लेक्चर में। जैम का ये लास्ट लेक्चर होगा 2020 के नेट क्वेश्चंस का। आज हम 51 to 60 लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट पार्ट है हमारा उसको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा जैम का 2020 का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें कि हमारे MSQ, MCQ और नेट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने मेरा नेट का जो 41 to 50 का नहीं देखा है क्वेश्चन आंसर सीरीज़, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 51, ये स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड है। ये आप जो डिपोजिशन सीक्वेंस होते हैं या उसमें कहें कि क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप जो होती है उससे रिलेटेड है। इसमें आपको क्या बोला गया है कि इन एन अनडिफॉर्म एंड नॉर्मल स्ट्रेटिग्राफिक सेक्शन, मतलब इसमें कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हुई है। जो भी डिपोजिशन हुआ है वो हमारे जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया गया है। इसमें कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं ना कि पहली लेयर पहले आई फिर उसके बाद दूसरी लेयर आई फिर इंट्रूजन हुआ, इसी तरीके से सीक्वेंस है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक डोलेराइट डाइक वाज इन प्लेस बिफोर डिपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन बी। ये हमारा जो सैंडस्टोन बी है उससे पहले हमारा डोलेराइट डाइक का ये जो कि ब्लैक कलर से है, उसके हमें क्या निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एज ऑफ डिपोजिशन। जो सैंडस्टोन ए और सैंडस्टोन बी है उनकी जो मैक्सिमम एज डिफरेंस होगा वो क्या होगा वो निकालना पड़ेगा, हमको वो देखना है। आपको ये बता दो कि VA1 मतलब वॉल्केनिक ऐश बेड 1 जो है उसकी एज 132 मिलियन ईयर है। उसके बाद सीक्वेंस आप समझ लीजिए सीक्वेंस क्या है। उसके बाद क्या डिपॉजिट हुआ है कि सैंडस्टोन SSTA डिपॉजिट हुआ है, सैंडस्टोन डिपॉजिट हुआ है जिसकी एज हमको निकालनी है। उसके बाद आपका डोलेराइट डाइक आई है जिसकी एज 75 मिलियन ईयर्स है। आप देख सकते हैं कि पहले डिपोजिशन आपका वॉल्केनिक ऐश हुआ है, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर सैंडस्टोन हुआ है, फिर सैंडस्टोन के बाद आपकी ये डोलेराइट डाइक आई है, क्योंकि उसके बाद आपका सैंडस्टोन बी है, क्योंकि डोलेराइट डाइक उसके ऊपर जा नहीं रही है। अगर ये ऊपर चली जाती इसका मतलब जो डोलेराइट डाइक है वो सैंडस्टोन बी के डिपोजिशन के बाद आई है। तो इसका मतलब ये जो बाउंड्री है इसकी, ये बाउंड्री ऐसी है कि जो आपका वॉल्केनिक ऐश डिपॉजिट हो गया है, तो फिर उसके बाद सैंडस्टोन ए डिपॉजिट हुआ है, फिर उसके बाद डोलेराइट डाइक इंट्रोड्यूस की है। जब डोलेराइट इंट्रूजन खत्म हो गया तो उसके बाद सैंडस्टोन बी डिपॉजिट हुआ है। तो इसको अगर हम कैप करना चाहें तो ये हमारा जो ये सैंडस्टोन जो वॉल्केनिक ऐश 1 है जिसकी एज 132 है और जो हमारा डोलेराइट डाइक डी है उसके बीच में हमारा सैंडस्टोन ए की एज होगी। तो इसका मतलब कितना होगा, 132 माइनस 175 इज इक्वल टू, आपको पता चल गया ये कितना होगा आपका 57 मिलियन ईयर्स आपका ये एज इसकी आएगी ये। तो इसका आंसर आपका 57 हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कोल सीम से रिलेटेड है। इसमें कोल सीम क्या कह रहा है, अ कोल सीम ऑकर इन स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस एज शोन इन द फिगर इफ, अगर वर्टिकल बोरहोल करते हैं तो वेयर आई विल हिट दिस, मतलब जब हम ड्रिल करते हैं तो ये कोल बेड जो है वो हमको ड्रिलिंग में कहाँ पे आएगी वो निकालना कि जो हिट होगी उसकी डेप्थ क्या होगी। अभी यहाँ पे पहले देख ली मैंने, यहाँ पे कुछ कॉन्टूर्स बनाए हैं। इस कॉन्टूर्स हमको क्या पता चलता है ये हम एक एक करके देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा कॉन्टूर है, पहली बात तो समझ ली कि कॉन्टूर यहाँ पे आपका ये 400 है, 300 है, 200 है और 100 है। इसका मतलब कॉन्टूर अगर इंटरवल की बात करें और यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट लगाएं तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी जो बेडिंग है वो डिप कर रही है, नॉर्थ की तरफ डिप कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टूर हमारा यहाँ पे कम हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये आपकी जो डाइक है, ये आपकी जो कोल सीम है, कोल सीम का एलिवेशन देखिए यहाँ पे। तो कोल सीम का एलिवेशन जो हमारा पॉइंट बी पे जो कट कर रहा है तो वो एलिवेशन कितना है, यहाँ पे ये 40 का एलिवेशन है जो कि पॉइंट बी पे कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बी पॉइंट है वहाँ पे कोल सीम का एलिवेशन 400 है और इटसेल्फ जो बी पॉइंट है वहाँ पे बी का एलिवेशन 500 है, जो कि आप देख रहे हैं। तो डिफरेंस कितने का आया, यहाँ पे 100 का आया। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप ड्रिल करेंगे तो ड्रिलिंग में जो आपका टॉप एलिवेशन है 500 है और कोल बेड का जो एलिवेशन है 400 है, तो 100 मीटर के बाद आप यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट करेगा कोल बीम। तो ये आपका आंसर 100 मीटर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें फॉल्ट मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे हमारी 3 लेयर है, C, B और A। यहाँ पे अगर हम फिर से कॉन्टूर प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कॉन्टूर प्लॉट किए हमने। एक ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया। 1 वाला आप देख रहे हैं कि ये 1 वाला जब जा रहा है तो ये आपका 500 को भी टच कर रहा है। उसके बाद आपका
400 को भी टच कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि 500 स्ट्राइक लाइन है, ये आपका आप स्ट्राइक लाइन प्लॉट करते हैं तो ये स्ट्राइक लाइन 500 और 400 पे कट कर रही है। इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना है, 100 मीटर का है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमको जो वर्टिकल थ्रो निकालना है तो वर्टिकल थ्रो कितना होगा, ये 100 का होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से आपने स्टार्ट किया चलना और आप यहाँ से आपसे 500 था और वहाँ पे जो आप कट कर रहे हैं तो 400 पे पहुँच गए। इसका मतलब डिफरेंस कितना आया, 100 का आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब ये कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मिनोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि द रिटार्डेशन ऑफ अ यूनिएक्सल नेगेटिव मिनरल्स थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस टी दी गई है मिनरल की 0.03 मीटर और रिटार्डेशन आर दिया गया है, आर का मतलब है 5160 नैनोमीटर दिया गया है यहाँ पे। और क्या गया, इन इट्स प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ इंडिकेट्रिक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू दी गई है, एन ई की वैल्यू दी गई है 1.486। आपको जैसे कि पता है कि जो रिटार्डेशन का फॉर्मूला होता है, आप इसमें समझ लीजिए कि रिटार्डेशन जो डेल्टा से भी शो करते हैं, इसको डेल्टा से भी शो करते हैं। तो डेल्टा जो होता है ये थिकनेस होता है आपका, थिकनेस इनटू या तो आप बाय फ्रिंजेस बोलते हैं या तो फिर आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका थिकनेस हो गया, फिर थिकनेस के बाद ये हो गया आपका यहाँ पे हमारा होता है ये NS माइनस NF। NS और NF का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लो मूविंग रेज और फास्ट मूविंग रेज। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये यूनिएक्सल नेगेटिव है। यहाँ पे जो ये ई रेज की बात कर रहे हैं, ये ई रेज है और ये ओ रेज है। ई रेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज और ओ रेज का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेज। अब आपको हम यहाँ पे बता दें कि यूनिएक्सल नेगेटिव का मतलब होता है कि जो आपका फास्टेस्ट रेज होगी वो आपकी ई रेज होगी। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आप ई रेज भी लिख सकते हैं। तो हमको NS की वैल्यू मतलब NO की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे होगा, आपको डेल्टा की वैल्यू क्या दी गई है, आपको पता है 15160 और आपकी इसकी 0.03, ये NS हमको निकालना है। NF हमको दिया गया है यहाँ पे 1.486। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप अगर आप इक्वेट करते हैं तो आंसर आराम से आप निकाल सकते हैं। मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, इसका आंसर NS आपका आएगा 1.6580। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन PDF फॉर्म में भेज दूंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे 55 क्वेश्चंस के लिए। ये हमारा क्या है कि ये स्पेरिकल बॉडी है, और बॉडी है जिसमें मेटल कंटेंट 77% दिया गया है और डेंसिटी दी गई। तो हमको स्पेयर बॉडी दी गई है जिसका डायमीटर 40 दिया है, डायमीटर मतलब 2R आपको 40 mm दिया गया है। अगर हम स्पेयर की बात करते हैं तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। तो यहाँ पे आपका 4/3 पाई का मतलब 22/7, जो भी आप रखना चाहिए रखिए। r का मतलब ये हो गया 20, तो 20 का क्यूब हो गया। ये आपका वॉल्यूम निकल आएगा, यहाँ से स्पेयर का जो बॉल होगा उसका वॉल्यूम निकल आएगा। इसकी डेंसिटी आपको दी गई है, डेंसिटी कितनी है आपको 3300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया आपका। अब आपको जो मास निकालना है, जो कि मास ऑफ द ओर बॉडी, जो कि ऑलरेडी वो रिजर्व भी कहलाता है आपका, तो वो क्या होगा, मास। आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमने सिर्फ यहाँ पे 3300 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 20 ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये आपका 1100 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, पूरा जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको वैल्यू देगा 11,06285 71.43 किलोग्राम। यहाँ पे जो आपको मेटल कंटेंट दिए गए इसका कोई मतलब नहीं ना, ये सिर्फ आपको डेविएट करने के लिए दिया गया। हाँ, अगर ये पूछा जाता है कि इस पूरे और बॉडी में कि मेटल कंटेंट कितना होगा, तो इस पूरे मास का हमको 7% निकालना पड़ता है और फिर उसका हम मेटल कंटेंट आपको आराम से बता देते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द डेटा शोन इन द टेबल द वेटेड मीन साइज। यहाँ पे देखिए मीन साइज की बात कर रहा है, यहाँ पे आप सेडिमेंट का वेट की बात नहीं कर रहा, मीन साइज की बात कर रहा है। इन माइक्रोमीटर करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द सेडिमेंट पॉपुलेशन इज। ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, इसका जियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं ना। आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज जियोलॉजी में डाल दी गई है और कुछ नहीं है। जिससे आपको पता है कि मीन कैसे निकालते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालना बहुत आसान होता है। आपको पता है कि आपको जो वैल्यूज़ दी गई है वो पूरे वैल्यूज़ का सम करके, मतलब उसको एक एक पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका पूरा समेशन आएगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे डिवाइड करा जाता है। सिंपल फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI, मतलब फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वैल्यूज़ आपकी कैसे आएगी, ये
आपको XI ग्रेन साइज दिया गया है और ड्राई डेंसिटी दिया गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी, जो कि सिंपली मैंने यहाँ पे किया गया है। फिर समेशन ऑफ FI, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, आपको क्या निकालना है, मीन साइज़ का निकालना है। तो यहाँ पे ग्रेन साइज़ क्या है आप देख रहे थे, मीन साइज़ के लिए ये वैल्यूज़ हमने ली है यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपकी ड्राई डेंसिटी का आ गया 300, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। ये सिंपली स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था, इसका जियोलॉजी से फिर मैं कहूँगा लेना देना नहीं ना। और पहले भी मैंने अपने वीडियोज़ में कहा था कि आप जो पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। तो आप ये मत सोचिए कि आप जो पढ़ चुके हो वो यहाँ पे नहीं आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ये मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें लेवल रूल लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि कंसीडर द सिस्टमेटिक आइसोबैरिक TX फेज डायग्राम इन द बाइनरी फॉस्टेराइड फायलाइट केमिकल सिस्टम। इफ देयर इज इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मेल्ट L, द वेट परसेंटेज ऑफ ऑलिन क्रिस्टलाइन फॉर्म मेल्ट ऑफ कंपोजिशन A एट टेम्परेचर T2 इज। टेम्परेचर T2 पे हमें निकालना है मेल्ट में। जब ये A जब T पे आएगा, इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद तो इसका क्या परसेंटेज होगा वो हमें निकालना है। आप ये समझिए कि फॉर अ लिक्विड ऑफ कंपोजिशन A ओलिविन क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट। अब देखिए ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ओलिविन का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता जाएगा इस पॉइंट पे जाके। फिर वो क्या होगा कि ये यहाँ पे आके आपका जब T2 पे आएगा तो फिर यहाँ पे आपका T2 से डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द अप्लाइंग। अब जैसे ये T2 टेम्परेचर पे आएगा, ओलिविन क्रिस्टलाइजेशन से स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो नीचे गिर के अब T2 पे गया। जैसे ही वो T2 पे जाएगा तो उसका वहाँ पे हम परसेंटेज निकालने के लिए लेवर रूल का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारा परसेंटेज निकाल दी। X की वैल्यू यहाँ पे 30 है, Y की वैल्यू 60 है और Z की वैल्यू यहाँ पे 70 है। अगर हम यहाँ पे इसका देखें, ये हमारा ये सॉलिड की वैल्यू होगी और ये जो पोर्शन होगा ये हमारा लिक्विड की वैल्यू होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर हम देखें तो ये कितनी होगी, 30-60, मतलब ये 30% होगी। और ये वाली वैल्यू देखें, ये वाली परसेंट देखें तो ये हमारी 10 होगी। तो ये लिक्विड का हमारा 10% आ गया, सॉलिड का हमारा 30% आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लीवर के रूल का क्या सॉलिड की वैल्यू निकालते हैं तो ये लीवर रूल से 30/30 + 10 × 100 हो गया ये आपका। तो ये कितना आ गया आपका 30/40 × 100। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 100 हो गया आपका। तो यहाँ से वैल्यूज़ अगर आप निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ का आपका ये आपका हो गया 0.75 × 100, इसका मतलब ये आपका 75% आपकी ये वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से लेवर रूल लगा के हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमारा सॉलिड कितना परसेंटेज और लिक्विड कितना है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं ना। ऐसे बहुत से और क्वेश्चन हैं, मैं इसके लिए मिनोलॉजी का अलग से क्लास लूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि फेस डायग्राम से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, मिनोलॉजी क्वेश्चन है, दैट वी विल सॉल्व 1 by 1। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और मिनोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी मिनोलॉजी क्वेश्चन है जिसमें हमको फेस डायग्राम निकालना है। जिसमें फेस डायग्राम से हमको या तो P निकालना है या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी होती है या कंपोनेंट निकालनी होती है। तो इसमें क्या निकालना है ये देखते हैं। कंसीडर है स्कीमेटिक आइसोबैरिक टर्नरी फेस डायग्राम। देखिए यहाँ पे आइसोबैरिक किया गया, इसका मतलब P जो प्रेशर आपका वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये चेंज नहीं होता, जैसे हमारा P + F = C+2 होता है, तो इन दैट केस ये हो जाता है P + F = C+1, क्योंकि ये जो कंपोनेंट होता है ये टेम्परेचर और प्रेशर के लिए होता है। तो प्रेशर ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया है, तो ये जो 2 की वैल्यू अब 1 हो जाएगी यहाँ पे, ये समझ लिया आप। उसके बाद अब चलते हैं और क्या दिया गया, द डायग्राम विच इज कंटूर विद द आइसोप्लेथ ऑफ लिक्विडस टेम्परेचर इन डिग्री रिवील क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर ऑफ मेल्ट L के मेल्ट का बता रहा है यहाँ पे, ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन ड्यूरिंग कूलिंग। When a melt of composition A lies at a temperature of 1800 डिग्री, यहाँ पे अगर ये A यहाँ पे आ जाता है, ये A अगर 18 पे आ जाता है तो वेरिएंस और तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी ऑफ द मैग्नेटिक सिस्टम। आप ये समझिए कि जो C का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है, C कहाँ से स्टार्ट, जैसे ही वो 1500 पे आएगा तो उसका क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर A पे पहुँचेगा। जब आपका A जो होगा 18 पे जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विड होगा। इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही फेज़ आपको मिलेगा, लिक्विड का फेज़ मिलेगा। तो आपके P की वैल्यू 1 होगी। अब आप समझ लीजिए, अब कंपोनेंट हमारा यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट आप समझ लीजिए ये 3 फेज कंपोनेंट आप देख सकते हैं। तो आराम से आपका C आपका यहाँ पे 3 हो गया। तो अब हम वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं, तो P + F = C+1। तो P की वैल्यू आपकी 1 हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम F निकालने 3 + 1, तो 1 कट गया, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 3 आ गई। इस तरीके से बहुत ही सिंपल इसमें क्वेश्चन हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं ना। मैं फिर से कहता हूँ कि इसके लिए स्पेशल लेक्चर रखा जाएगा ताकि आपका कोई भी मिनोलॉजी का क्वेश्चन नहीं छूटे। मूविंग टू
टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मिनरोलॉजी का ही है, मगर ये थोड़ा सा मेटामॉर्फिक में चला जाता है। तो इसमें इक्लोजाइट के बारे में बात की गई। अब इक्लोजाइट के बारे में क्या कहा गया ये समझते हैं हम। एंड इक्लोजाइट कंसिस्ट ऑफ गार्नेट। यहाँ पे इक्लोजाइट जो है गार्नेट है, जिस गार्नेट का परसेंटेज कितना है 60%। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ गार्नेट इन इक्लोजाइट। ये कितना है हमारा 60%। इसका मतलब ये कितना हो गया 0.60 हो गया। अब इसी तरह प्रोपोर्शन ऑफ ओम्फासाइट इन इक्लोजाइट, ये हमारा कितना है 40%। इसका मतलब ये हो गया 0.40। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, वेयर द मिनरल अबंडेंस इन मोल। यहाँ मोल परसेंटेज दिया गया, गार्नेट का मोल परसेंटेज 0.5 दिया गया है और ओम्फासाइट का मोल परसेंटेज दिया गया 0.75। तो हमको यहाँ पे x mg ऑफ इक्लोजाइट निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इक्लोजाइट में हमारा क्या है, गार्नेट है और ओम्फासाइट है। गार्नेट कितना है 0.6 है और इसका मोल कितना है 0.50 है, प्लस ओम्फासाइट कितना है 0.4 है और इसका मोल कितना है इसका मोल 0.75 है। जिसको अब आप सॉल्व कर लिए आराम से, ये आपका 3 हो गया। तो 2 0 लगा के अगर हम 630 हो गया, तो ये आ गया आपका 1 और 2, तो 2 के बाद हो गया, प्लस ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये भी आपका 0.3 आएगा, तो ये आपका हो गया 0.60। तो ये हो गया। अगर परसेंटेज में करना चाहते हैं तो 60% आ गया आपका। अगर ये परसेंटेज में लिख रहे हैं तो आप इसको 60 लिख दिए, नहीं तो आप अगर 0.6 लेना चाहते हो वो भी लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर आपके सही होंगे। ये हमारे आपको बहुत खुशी होगी जान के कि नेट के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये इसके लास्ट क्वेश्चन हैं और हमारा 2020 जैम का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके लिए आपको मुबारकबाद। आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको बधाई होगी। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या क्या गया है, एक हार्सबर्गाइट कंटेन प्योर फॉस्फेराइट एंड प्योर इंसर्टाइट इन मॉलिक्यूल रेशियो ऑफ 60:40। द मोल परसेंटेज ऑफ MgO इन द रॉक इज़, क्या होगा, MgO का हमें परसेंटेज निकालना है। चलिए MgO का निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फॉस्फेराइट में हमारा फॉर्मूला क्या है, Mg2SiO4। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम इसको MgO + SiO3 लिख सकते हैं। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं या इसको 2 MgO Si2 लिख सकते हैं, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ MgO हो गया प्लस 1 मोल ऑफ SiO2 हो गया। इसको लिखना चाहें, अगर हम इसकी बात करें तो MgO + SiO2 लिख दिए, तो 1 मोल ये हो गया और 1 मोल ये भी हो गया एंस्टेटाइट का। अब इसमें हमें क्या निकालना है, अब आप समझिए कि फॉस्फेराइट में MgO कितना है, MgO इन फॉस्फेराइट। तो इसको कैसे निकालेंगे, आप समझ लिए कि इसमें आपका क्या है, ये 2 मोल है, तो 2 / 2 + 1 × 100, जैसा कि आप करते चले आए। यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया गया, 60 दिया गया है, तो ये 60 हो गया। तो ये आप सॉल्व करते हैं अगर, तो आपको क्या देगा, ये 2/3 × 60, ये आपका हो गया 40। तो ये हो गया आपका 40%। अब MgO इन एंस्टेटाइट में कितना होगा, यहाँ पे आप मोल कितना है 1 है और टोटल मोल हमारा 2 है, इंटू ये परसेंटेज कितना है 40 है, तो ये 40 हो गया, ये 20 हो गया 20। अब रॉक में कितना MgO होगा, रॉक में टोटल हो जाएगा 40 + 20, इसका मतलब 60% हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं नेट के, और हमारे 2020 जैम के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे 2019 के जैम के सारे क्वेश्चन। तो इसमें अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आप तो लाइक कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।